बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 28 किस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 29 मुलाहिजा फरमाएं और हमारी काविशों का सिला हमें कमेंट्स करके ज़रूर दिया कीजिए। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर राधा के हाथ में थमाया। वो करीब पहुंचे तो गोली चला देना, मैंने कहा और मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। दूसरी मोटरसाइकिल भी करीब आ रही थी। सड़क पर ट्रैफिक था और मैं बड़ी होशियारी से अपनी मोटरसाइकिल को ट्रैफिक से निकाल रहा था और फिर दफदन फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। हमारा ताकुब करने वालों ने ट्रैफिक और लोगों की परवाह किए बगैर गोली चला दी। गोली हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। गोली चलाओ राधा, मैं चीखा। राधा ने फौरन ही मेरी हदायत पर अमल कर डाला और पीछे घूमकर पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि राधा की चलाई हुई गोली मोटरसाइकिल चलाने वाले के सीने पर लगी। वो चीखा और मोटरसाइकिल लहराती हुई एक कार से टकरा गई। दोनों नीचे गिरे और दूसरे आदमी की टांगे कार के नीचे आ गई। उसकी चीख मरने वाले की चीख से ज्यादा खौफनाक थी। मेरे सामने ऑटो रिक्शा आ गया। उससे बचने के लिए मैंने मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाया तो राधा अपना तवादन बरकरार ना रख सकी। वो चलकर सड़क पर गिर गई। उसकी चीख सुनकर मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाया। मोटरसाइकिल के टायर चीख उठे और बाइक लहराती हुई तकरीबन 10 गज आगे जाकर उलट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मैं मोटरसाइकिल सड़क पर गिरी छोड़कर राधा की तरफ दौड़ा और उसे हाथ से पकड़कर उठाने लगा। गिरने से राधा के बाजू और कूल्हे पर अच्छी खासी चोट लगी थी। उसके एक हाथ में पिस्तौल अब भी मौजूद था। मैं उसे दूसरे हाथ से पकड़कर खींचने लगा। वो उठकर लंगड़ाती हुई मेरे साथ चल रही थी। मैं उसे तकरीबन घसीटता हुआ जा रहा था। लोगों ने फायर की आवाज सुनी थी। एक मोटरसाइकिल को कार से टकराते और दूसरी से एक औरत को गिरते देखा था, लेकिन असल बात शायद किसी की समझ में नहीं आई थी। अगर हमें वैसे कोई हादसा पेश आया होता तो अब तक सैकड़ों लोग हमदर्द बनकर हमें घेरे में ले चुके होते, लेकिन फायरिंग ने खौफ व एराज फैला दिया था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। बैठो जल्दी करो, मैं राधा की तरफ देखकर चीखा। राधा साड़ी संभालती हुई मेरे पीछे मर्दों की तरह बैठ गई। उसने मेरे साथ चिपक कर बायां बाजू मेरे सीने पर लपेट लिया। पिस्तौल वाला हाथ उसने मेरे कंधे पर रख लिया था। राधा वाकई हौसला मंद औरत थी। वो पहले ही जख्मों से चूर थी। मोटरसाइकिल से गिरने से भी उसे अच्छी खासी चोटें आई थी, मगर अब भी वो हर किस्म की सूरत का मुकाबला करने को तैयार थी। ट्रैफिक जाम होने लगा। मैं बड़ी तेजी से मोटरसाइकिल को निकालता हुआ ले गया और जल्दी उस इलाके से निकल गया। ये सब कुछ 2-3 मिनट के अंदर हो गया था और हम इस नाजुक तरीन सूरत से जिंदा सलामत निकल आए थे। मुझे याद नहीं रहा कि डॉक्टर शांता का मकान किस तरफ है। मुझे रास्ता बताती रहना और अब ये पिस्तौल छुपा लो, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने गर्दन जरा सा घुमाते हुए कहा। राधा ने कदरे पीछे हटकर पिस्तौल को साड़ी में उड़स लिया और फिर मेरे साथ चिपक गई। इस मर्तबा उसने दोनों बाहें मेरे सीने पर लपेट ली थी। इस तरह झुके हुए अपना चेहरा मेरे करीब करके मुझे रास्ता बताती रही। शाम हो चुकी थी। शहर की बत्तियां जगमगा रही थी। डॉक्टर शांता के क्लिनिक तक पहुंचने में मजीद 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। क्लिनिक बंद था। मैंने मोटरसाइकिल पिछली गली में मोड़ी। गेट खुला हुआ था। अंदर की तरफ शांता की कार खड़ी थी जिसका इंजन स्टार्ट था। शांता स्टीयरिंग के सामने बैठी हुई थी। मैं मोटरसाइकिल को गेट के अंदर लेता चला गया और बाईं तरफ दीवार के करीब रोककर इंजन बंद कर दिया। शांता मोटरसाइकिल को इस तरह अंदर आते देखकर घबरा गई और कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। उसने कार का इंजन बंद कर दिया था। कौन हो तुम लोग और इस तरह अंदर गुस्सा आने का क्या मतलब है? वो हमारी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोली। लान में अंधेरा था और वो हमारी शक्लें नहीं देख सकी थी। अगर वो मेरी सूरत देख भी लेती तो मुझे पहचान नहीं सकती थी, अलबत्ता राधा को जरूर पहचान लेती। डॉक्टर शांता मैं हूँ, राधा ने सरगोशी की। गेट बंद कर दो, फिर बात करेंगे। शांता ठिठक कर रुक गई और फिर दूसरे ही लम्हे वो गेट की तरफ बढ़ गई। उसने गेट बंद करके उसे अंदर से लाक लगाया और तेज कदम उठाती हुई हमारी तरफ आ गई। राधा तुम, ये कौन है? उसने सरगोशी में बात करते हुए मेरी तरफ देखा। ये नाजी है। राधा ने भी सरगोशी में जवाब दिया। तुम कहीं जा रही थी क्या? नहीं, मैं बाहर से आई हूँ, गाड़ी बंद कर रही थी। आओ तुम लोग अंदर आओ, डॉक्टर शांता ने कहा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। शांता ने कार में से अपना हैंडबैग उठाया, चाबियों का गुच्छा निकाला और दरवाजे का ताला खोलने लगी। हमारे अंदर दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया लेकिन बत्ती जला दी। मेरा हाथ पकड़ो और एहतियात से मेरे पीछे चलती रहो, शांता ने एक बार फिर सरगोशी की। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने राधा का हाथ पकड़ा हुआ था। हम अंधेरे में चलते हुए अगले कमरे में दाखिल हो गए। शांता ने उस कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद ही बत्ती जलाई। रोशनी होते उसका चेहरा देखकर मैं चौंक गया। उसका रंग बदल गया था। खौफ से आंखों में दहशत सी उभर आई थी। वो मैं उस कमरे में ले आई जहां मैं पहले भी चंद रोज गुजार चुका था। तो तुम लोग यहाँ कैसे आए? किसी ने देखा तो नहीं? शांता के लहजे में हल्की सी कपकपाहट थी। डरो नहीं, हमें किसी ने इस तरफ आते हुए नहीं देखा, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन पहले तुम अपनी दोस्त को देख लो, इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं। क्या हुआ राधा? वो राधा की तरफ मुड़ गई जो इसी दौरान बेड के किनारे पर बैठ चुकी थी। राधा ने जवाब देने की बजाय साड़ी का पल्लू पूरी तरह हटा दिया और सीने के सामने के बटन खोल दिए। ब्लाउज की तराश कुछ ऐसी थी कि तमाम बटन खुलते ही ब्लाउज सामने से ओपन शर्ट की तरह खुल गया।
उसने ब्लाउज उतार कर एक तरफ फेंक दिया। डॉक्टर शांता उसके सीने, बांह और पेट पर जख्म देखकर उछल पड़ी। ये क्या हुआ? वो अकला कर रह गई। ये उन लोगों की दरिंदगी के निशान है जो अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं, राधा ने जहरीली आवाज में कहा और टांगों पर से साड़ी उठा दी। ये देखो, हवस के उन पुजारियों ने मुझे किस तरह कर दिया। मुझे खूनख्वार बेड़ियों की तरह दांतों से इस तरह नोचा गया कि मैं हर बार मरती रही, मगर मौत नहीं आई। मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। राधा ने जिस अंदाज से बात शुरू की थी उससे मैं मुतमईन हो गया था। हमारे आ जाने से डॉक्टर शांता के दिल में अगर कोई नागवार तासर कायम हुआ था तो राधा की बातों से वो तासर जायल हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट बाद डॉक्टर शांता उस कमरे से निकली और मरकजी कमरे से होती हुई उस दरवाजे में दाखिल होगी जो क्लिनिक की तरह खुलता था। तकरीबन 5 मिनट बाद वो वापस आई। उसके हाथ में मरहम की 2 ट्यूबें, सिगरेट की बोतल और कॉटन का रोल था। वो मेरी तरफ देखे बगैर राधा वाले कमरे में घुस गई। मैं मरकजी कमरे में एक सोफे पर बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर शांता ने दरवाजे पर आकर इशारा किया तो मैं भी उठकर कमरे में आ गया। राधा बेड पर चादर उड़े पड़ी थी। उसका सारा लिबास एक तरफ कुर्सी पर पड़ा हुआ था। मैं अंदर आया तो डॉक्टर शांता ने वो कपड़े समेट कर एक तरफ रख दिए। अच्छा किया जो तुमने जख्मों को डिटोल से साफ कर दिया था, शांता मेरी तरफ देखते हुए बोली। मैंने मरहम लगा दिया है, ठीक हो जाएगी, लेकिन 2-3 रोज तकलीफ तो रहेगी। डिटोल का मशवरा भी इसी ने दिया था। मैंने कहा इसके अलावा ये रास्ते में मोटरसाइकिल से गिरी थी, उससे भी चोट लगी होगी। मैंने सब देख लिया है, शांता ने कहा। फिर उठते हुए बोली, तुम मेरे साथ आओ, पहले मोटरसाइकिल को अंदर ले आओ। सामने या पड़ोस वाले मकान की छत से मोटरसाइकिल नजर आ सकती है। पहले उसका बंदोबस्त हो जाए तो फिर बैठकर बातें करेंगे। मैं डॉक्टर शांता के साथ बाहर आ गया। उसने दरवाजा खोल रखा था और मैं मोटर बाइक खींचता हुआ आड़ा तिरछा करके अंदर आ गया। शांता ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मोटरसाइकिल के लिए सबसे पिछले कमरे का इंतखाब किया गया जहाँ ज्यादा सामान नहीं था। हम दोबारा राधा वाले कमरे में आ गए और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शांता मुझे करीद कर सवाल कर रही थी और मैं बड़े मोहताज अंदाज में जवाब दे रहा था। मैं जियो और जीने दो के असूल की कायल हूँ, शांता ने कहा। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोगों की तरह मुझे भी सरकार की बाज पॉलिसियों से इख्तलाफ है। एतदाल पसंद लोग कभी इन नेताओं की हमायत नहीं करेंगे जो जंगी जुनून में मुब्तला हैं। अवाम भी किसी मुल्क से जंग नहीं चाहते, वो अमन और सुकून से रहना चाहते हैं। इन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, मगर इस देश में जिस तरह अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है उसकी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती। हमारी हर सरकार ने पड़ोसियों के खिलाफ हमेशा जारहाना पॉलिसी अपनाई है। पड़ोसी ममालिक दोस्ती का हाथ बढ़ाते भी हैं तो उसे झटक दिया जाता है। मैं तो कहती हूँ खुद भी आराम से जियो और दूसरों को भी जीने दो, मगर पड़ोसियों के हवाले से हमारी सरकार की पॉलिसी ये है कि ना खुद तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, ना दूसरों को बढ़ने देंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मुझे मालूम नहीं था कि उन पहाड़ियों में दहशत गर्दी की तरबियत देने का कोई कैंप है। इस शहर के बासी तो यही समझते हैं कि वहाँ किसी किस्म की फौजी तंसीबात है और किसी आम आदमी को उस तरफ जाने की इजाजत भी नहीं थी। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि वहाँ क्या है। तुमने अपने देश और अपने लोगों की मोहब्बत में वो कैंप तबाह कर दिया, लेकिन तुमने 2 काम ऐसे भी कर डाले जो नहीं करना चाहिए थे। मसलन, मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें आलका अग्निहोत्री की हत्या नहीं करनी चाहिए थी, शांता ने कहा। वो तुम्हारी मोहसिना थी, उसने तुम्हें पनाह दी थी और कई बार तुम्हारी जान बचाई थी। फसाद की असल जड़ तो वही कुत्तिया थी। मुझसे पहले राधा बोल पड़ी। बेड की पूछ गाह से टेक लगाने के लिए उसने अपने आप को ऊपर खींचा तो उसके मुंह से करा निकल गई। उसने किसी हमदर्दी की बिना पर इसे पनाह नहीं दी थी। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, वो इसके जरिए ना सिर्फ नागराज को कत्ल करवाना चाहती थी, बल्कि इसके और भी बहुत खतरनाक मंसूबे थे। उसने नाजी को ये लालच दिया था कि अगर वो नागराज और उसके बाद साथियों को कत्ल कर दे तो वो कैंप को तबाह करने में उसकी मदद करेगी और उसे यहाँ के कुछ ऐसे राज भी फराहम करेगी जिन्हें ये अपनी सरकार को पेश करके सुरखरू हो सके। उसका असल मंसूबा ये था कि नाजी नागराज की हत्या कर दे तो इसे भी मौत के घाट उतार दिया जाए, मगर मैंने इसे आलका का मंसूबा बता दिया। आलका अग्निहोत्री से तुम्हारी दोस्ती मेरी वजह से हुई थी। तुम कई साल से उसके साथ थी, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है अलका अग्निहोत्री दरअसल कौन थी? कौन थी? शांता ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो राह की डिप्टी डायरेक्टर थी और नागराज भी दरअसल राह ही के लिए काम कर रहा है। क्या? शांता उछल पड़ी। मैं ठीक कह रही हूँ, राधा ने कहा। ओह, शांता बोली, इसलिए वो अक्सर मेरे बाद मरीजों के बारे में खरीद कर पूछा करती थी। वो मरीज जिनका शुमार यहाँ के दौलतमंदों में होता है और वो नागराज से भी कोई ना कोई ताल्लुक रखते थे। लेकिन तुमने अचाल शवाल मंदिर को आग क्यों लगाई थी? उसमें सैकड़ों बेगुनाह मारे गए थे। मंदिर को आग मैंने नहीं लगाई थी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, कैंप को तबाह करने से पहले मैं उस मंदिर में पंडित बैरू के पास पनाह लिए हुए था। छमिया भी मेरे साथ थी। हम 2-2.5 महीने उस मंदिर में रहे। जब मैंने कैंप को तबाह किया था तो छमिया भी मेरे साथ थी। वो शदीद जख्मी हुई थी। मैं समझा वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। बाद में पता चला कि छमिया बच गई। उसने नागराज को बताया कि मैं अचाल शवाल मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ। नागराज ने मंदिर को आग लगवा दी।
ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि कैंप को तबाह करने के बाद मैं मंदिर की तरफ जाने की बजाय अलका के आश्रम में आ गया। अलका उस वक्त आश्रम में नहीं थी। वो सुबह 6 बजे के करीब वहाँ पहुंची। उसने तय खाने में हम दोनों को कत्ल करने की कोशिश की, मगर राधा ने मुझे बचा लिया और मैंने उसे गोलियों से भून दिया। राधा ने मेरी बात पूरी कर दी। तुमने? शांता ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ, राधा ने इस बात में सर हिलाया। अगर मैं ऐसा ना करती तो हम दोनों को खत्म कर देती। बहरहाल उसने गहरा सांस लिया और बात जारी रखते हुए बोली, उसके बाद से हम मुसलसल भाग दौड़ रहे हैं। हमने एक महफूज पनाहगाह तलाश की, मगर उन्होंने उसका सुराग लगा लिया और कल रात जब नाजी मौजूद नहीं था तो बेला 2 आदमियों को लेकर पहुंच गई और मेरे साथ जो सलूक किया वो तुम देख रही हो। आज हम वहां से निकले तो हमें रास्ते में गिरने की कोशिश की गई और अपने आप को बचाने की कोशिश में आज भी 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए। हम बहुत तवील चक्कर काट कर इस तरफ आए हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे कोई परेशानी नहीं। शांता ने उसकी बात काट दी। कैंप में धमाकों के बाद शमिया ने नागराज को बता दिया था कि मैं मंदिर में छुपा हुआ हूँ। मैंने शांता की तरफ देखते हुए कहा, मैं शमिया के साथ चंद रोज यहाँ भी रहा था। तुमसे किसी ने कोई पूछगछ नहीं की या अपने आसपास किसी मुश्कूक शख्स को नहीं देखा? नहीं, शांता ने जवाब दिया। अगर शमिया ने मेरे बारे में बताया होता तो उन्हीं दिनों मेरे इस घर को भी राख कर दिया गया होता और मैंने अपने आसपास ऐसा कोई आदमी भी नहीं देखा जिस पर शुबा हो सके। ठीक है डॉक्टर, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेंगे और राधा को चंद रोज आराम और इलाज की जरूरत है। ये जैसे ही ठीक होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं किसी बात से खौफजदा नहीं हूँ, शांता ने जवाब दिया। तुमको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद श्रीमती जी, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। तुमने आज क्लिनिक नहीं खोला? राधा ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं दरअसल 8-10 रोज के लिए मद्रास जाने का प्रोग्राम बना रही थी, शांता ने कहा। क्लिनिक तो कल से बंद पड़ा है। मैंने बाहर लिख कर लगा दिया है कि जाती वजह की बिना पर क्लिनिक चंद रोज के लिए बंद रहेगा। आज दोपहर मैंने घर का काम करने वाली औरत को भी 10 दिन की छुट्टी दे दी है। मेरा प्रोग्राम कल यहाँ से अहमदाबाद और मुंबई जाने का था। वहाँ से ट्रेन के जरिए मद्रास चली जाती, मगर जाहिर है अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है कि हमारी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम गारत हो गया, मैंने कहा, लेकिन मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी छुट्टियां जाया ना हो। मेरी नजरों में एक और जगह है, मगर वो मशकूक है। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अगर वो महफूज हुई तो हम वहाँ मुंतकिल हो जाएंगे और तुम मद्रास चली जाना। कौन सी जगह? शांता ने सवारियां निगाहों से मेरी तरफ देखा। 1-2 दिन में बताऊंगा। उसके बारे में मालूमात भी तुम्ही से हासिल करनी होगी, मैंने जवाब दिया। 8 बज रहे हैं, शांता घड़ी देखते हुए बोली। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करूं। शांता कमरे से बाहर चली गई और मैं राधा की तरफ देखने लगा। रात का खाना खाने के बाद भी हम तीनों देर तक बैठे बातें करते रहे। डॉक्टर शांता को जमाइयां आने लगी। वो उठकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं सोने जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ भी बिस्तर लगा हुआ है। मैं उसका मतलब समझ गया। वो चाहती थी कि मैं रात राधा के कमरे में ना रहूं। पिछली मर्तबा जब शमिया मेरे साथ आई थी तो उस वक्त भी उसने ऐसा ही किया था। वो शमिया को अपने कमरे में सुलाती रही और अब राधा को मुझसे अलग रखना चाहती थी। बहुत शरीफुल नफ्स औरत थी और हमें भी शराफत के दायरे में रखना चाहती थी। उसे क्या मालूम हम यहाँ से आने से पहले क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं। रात का 1:30 बज रहा था। राधा को भी नींद आ रही थी। मैं उठकर उस कमरे से बाहर आ गया। शांता ने मुझे जिस कमरे में सोने के लिए कहा था वो उससे आगे था और उस राहदारी की दूसरी तरफ शांता का कमरा था। मैंने राहदारी में झांक कर देखा। शांता वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर तेज रोशनी हो रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे से झांक कर देखा। शांता अपने बेड की पूंछ से टेक लगाए बैठी कोई किताब पढ़ रही थी और उसने शायद मुझे देख लिया था। आओ अंदर आ जाओ ना नाजी। शांता की आवाज सुनकर मैं अंदर दाखिल हो गया और गैर इरादी तौर पर दरवाजा भी पूरी तरह भीड़ दिया। मैं बेड के सामने कुर्सी पर बैठने लगा तो वो अपनी टांगे समेटते हुए बोली, यहाँ आ जाओ, आराम से बैठो। उसने मुझे बेड पर बैठने का इशारा किया। वहाँ तुम लोगों के पास बैठी थी तो बड़े जोर की नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ तक आते आते नींद उड़ गई। सोचा कुछ पढ़ ही लूं। उसने किताब तकिए के करीब रख दी। वो मेडिकल साइंस के मौजू पर कोई किताब थी। शांता डॉक्टर थी और जाहिर है उसे इस किस्म की किताबों से दिलचस्पी थी। इस वक्त मेरे पैरों में चप्पल थी और मैं चप्पल उतार कर बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गया और शांता की तरफ देखने लगा। शांता सावली रंगत की बालेक दुबली पतली सी औरत थी। उसके चेहरे में भी ज्यादा कशिश नहीं थी, लेकिन इस वक्त न जाने क्यों वो मुझे अच्छी लग रही थी। वो शबे ख्वाबी के लिबास में थी और कुछ झलकियां मेरे लिए उसमें दिलचस्पी पैदा कर रही थी। शांता मेरी नजरों को ताड़ रही थी। बातें करते हुए बार बार पहलू बदल रही थी। एक मौके पर बात करते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो मेरी तरफ झुकती चली गई। मैंने शांता का हाथ बुरी नीयत से नहीं पकड़ा था, लेकिन उसे इस तरह अपनी तरफ झुकते पाकर मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर शांता की शराफत का बरम खुलता चला गया। 3-4 दिन में राधा के जख्म ठीक हो गए। अलबत्ता 1-2 जख्म ऐसे थे जो जरा गहरे थे। उन्हें ठीक होने में जाहिर है कुछ वक्त लगता। मोटरसाइकिल से गिरने से जो चोट लगी थी वो भी बड़ी हद तक ठीक हो गई। डॉक्टर शांता ने अगरचे मद्रास का प्रोग्राम जिन से निकाल दिया था,
लेकिन मैं चाहता था कि उसका प्रोग्राम खराब ना हो और वो चंद रोज के लिए चली जाए। मेरे दिन में एक और बात भी थी, उसने कह रखा था और क्लिनिक के दरवाजे पर भी लिख दिया था कि वो शहर से बाहर जा रही है, इसलिए 10 रोज तक क्लिनिक बंद रहेगा। लेकिन उसके यहाँ रहते हुए क्लिनिक बंद रहने से उस पर किसी किस्म का शुबा हो सकता था। इन 4 दिनों के दौरान मैंने शांता के जरिए रत्ना के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी। मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ कि उस रात बेला ने मेरी निगरानी करवा के रत्ना और शक्ति लाल के ठिकाने भी मालूम कर लिए होंगे। बेला के आदमी ने सिर्फ राधा के काटेज तक तवज्जो मरकूज रखी थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो वापस वहीं आऊंगा। उस रात 9 बजे के करीब हम शांता के बंगले से निकले। मैं और राधा कार की पिछली सीट पर बैठे थे। शांता ने स्टीयरिंग संभाल लिया, मोटरसाइकिल शांता के बंगले में ही छोड़ दी। मेरा ख्याल था चंद रोज बाद जब यहाँ के हालात पुरसुकून हो जाएंगे तो मैं वो मोटरसाइकिल लेकर कहीं छोड़ दूंगा। शांता ने हमें रत्ना के मकान वाली गली के मोड़ पर उतार दिया और गाड़ी को आगे निकाल ले गई। मैं और राधा गली में चलते रहे। गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी, मगर किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। रत्ना वाले मकान के करीब पहुंचकर मैंने जेब से दोनों चाबियां निकाल ली जो उस रोज रत्ना ने मुझे दी थी। एक चाबी से बाहर वाला दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाजा भी बंद कर दिया और फिर आगे बढ़कर दूसरी चाबी से मैंने बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया। राधा को अभी तक मैंने रत्ना के बारे में नहीं बताया था। शांता के जरिए रत्ना के बारे में मालूमात हासिल कराई थी तो राधा को उसकी आवाज लगने नहीं दी थी और अब राधा उसके कांटे में आकर हैरान हो रही थी। रत्ना वाले कमरे में बेड पर कपड़े बिखरे हुए थे। एक कुर्सी के पुष्ट पर औरतों के इस्तेमाल के अंडर गारमेंट्स रखे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप की चीजें थी जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी औरत की रिहाइश है। ये सब कुछ देखने के बाद राधा उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। बाद औरतों में सलीका नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, घर से बाहर तो वो बहुत टिप टाप में रहती हैं, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, लेकिन घर की हालत ऐसी होती है जो चीज जहाँ चाहा फेंक दी, कोई चीज संभाल कर नहीं रखी जाती। मैंने बेड पर बिखरे हुए रत्ना के कपड़े समेटकर उस कुर्सी पर डाल दिए जिसकी पुष्ट पर अंडरगारमेंट्स पड़े हुए थे। और मेरा ख्याल है वो रात तुमने यहाँ गुजारी थी। राधा ने चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मजबूरी थी, मैं ढिठाई से मुस्कुरा दिया। तुम ये थैला यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रख दो और चाहे बनाना चाहो तो मैं तुम्हें किचन दिखा दूं। मेरा ख्याल है वहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद होगी। मालूम होता है तुम इस कॉटेज की हर चीज देख चुके हो। राधा ने मुझे घूरा। मैं सिर्फ एक रात यहाँ रहा था। मैंने उसका मतलब समझते हुए जवाब दिया और उस एक रात में जो कुछ नजर आया देख लिया। राधा चलने में घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ थैला ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसमें जख्मों पर लगाने के लिए मरहम और कुछ दूसरी दवाएं थी। ये किसका कॉटेज है? वो मेरी तरफ घूम गई। कौन रहती है यहाँ? तुम उसे चेहरे से नहीं पहचानती, आमना सामना भी हो चुका है, लेकिन नाम से वाकिफ नहीं हो, इसलिए नाम बताने की जरूरत नहीं। वैसे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में यहाँ आ जाएगी, मिल लेना उससे। आओ मैं तुम्हें किचन दिखा दूं। राधा मेरे साथ कमरे में आ गई। किचन में जाने से पहले उसने पूरे कॉटेज का जायजा लिया। मैं उसकी अंदरूनी कैफियत को समझ रहा था। वो यकीनन अंदर ही अंदर खोल रही थी। उसे ये बात बहुत नागवार गुजरी थी कि मैंने वो रात किसी और औरत के साथ गुजारी थी। औरत भी अजीब शय है। कोई मर्द उसकी तरफ बैली आंख से देख ले तो मरने मारने पर उतर आती है, इंतकाम लेने पर उतर आए तो दुनिया को तय बाला कर देती है, और किसी को अपना मान ले तो उसके लिए जान तक दे देती है। उसके साथ किसी दूसरी औरत का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यूं तो राधा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी थी, लेकिन अब पहली मर्तबा इंकिशाफ हुआ कि मेरे बारे में उसकी सोच क्या थी, उसके जज्बात क्या थे। मेरे हवाले से किसी दूसरी औरत के बारे में जानकर वो सुलग उठी थी। अगर उसे पता चल जाता कि मैंने एक रात शांता के साथ भी गुजारी थी तो वो शायद शांता को भी कत्ल कर देती। और अब यहाँ रत्ना का मामला था। मुझे बहुत मोहताज रहने की जरूरत थी और मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। जहाँ तक मेरा ताल्लुक था तो मैं इस किस्म के जज्बात से बिल्कुल आरी था। मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें आई, मैंने किसी के बारे में जज्बाती होकर नहीं सोचा। उन औरतों की हैसियत मेरे नजदीक ऐसी थी जैसे जरूरत के वक्त कोई चीज खरीदी और इस्तेमाल करके छोड़ दी। ऐसी औरतों में शराफत नाम की कोई चीज नहीं होती। वो या तो पैसे के लिए करीब आती हैं या मुझ जैसे खूबरूद जवान मर्दों से अपनी हवस की आग बुझाने के लिए। शरीफ औरतें कभी गैर मर्दों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, और मैंने भी कभी किसी शरीफ औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, और इस कमाज की औरतों को मैं माफ नहीं करता था। मेरी जिंदगी में सबसे पहले रदिया आई थी। उसने मुझे जिंदगी की उस रंगीनी से रोशनास कराया था। उसके बाद कई औरतें आई और चली गई। वो सब या तो मुझसे पैसा खींचना चाहती थी या अपनी हवस मिटाना चाहती थी, लेकिन बेला उनसे मुख्तलिफ साबित हुई। उसका मकसद कुछ और था और ऊंचा खेल खेल रही थी। और फिर अलका अग्निहोत्री भी इस खेल में शामिल हो गई। राधा, रत्ना, शांता को भी मैंने उनसे मुख्तलिफ नहीं समझा था। उनमें से कोई अगर मुझे अपने मंदिर का देवता बना बैठी थी तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मैं उनके हुस्न और शबाब से खेल तो सकता था, लेकिन उन्हें जिंदगी का रोग नहीं बना सकता था। यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे गन पॉइंट पर लाया गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो मैंने एक मकसद का तयन कर लिया।
एक रास्ता मुंतखब कर लिया और उसी मकसद के उसूल के लिए मैंने अपने आप को नहसीन नागनों के लिए खिलौना बना लिया था। मुझे उनकी जरूरत थी और उस वक्त तक उनकी ख्वाहिशात पूरी करता रहूंगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अब मुझे कुछ मोहतात रहने की जरूरत थी। राधा के जज्बात के इज़हार ने मुझे चौंका दिया था। हम कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि बाहर का दरवाजा खोले से खटखटाया गया। मैंने बाहर निकलकर बैरूनी दरवाजे से झांका और मुतमईन होकर दरवाजा खोल दिया। वो रत्ना थी। राधा रत्ना को देखकर चौंक गई। रत्ना तो बड़ी गर्मजोशी से मिली थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि राधा के अंदर कदरे सर्द मोरी थी। उसके सीने में हसद और रकाबत के जज्बात सर उभारने लगे थे। मुझे इतला मिल गई थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आज यहाँ आ गए। मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन बातें बाद में होंगी। पहले कुछ खा पी लिया जाए। मैं तुम लोगों के लिए फ्राई फिश लेकर आई हूँ। चंद मिनट बाद वो प्लेटों में फ्राई फिश निकाल कर ले आई। आज दिन शांता के जरिए मैंने उसे पैगाम भिजवा दिया था कि हम रात 9 बजे के करीब यहाँ पहुँच जाएंगे, और इसलिए वो आते हुए रास्ते में किसी जगह से मछली भी ले आई थी। हाँ, वो खबरें कहाँ हैं? मैंने कांटा निकालकर मछली का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। मछली बहुत अच्छी फ्राई की हुई थी और मुझे कई रोज बाद ऐसी चीज खाने का मौका मिला था। तुम्हें और राधा को अब भी पूरे शहर में तलाश किया जा रहा है, रत्ना ने कहा। इस खबर में कोई नयापन नहीं, मैंने कहा। तो फिर तुम्हारे लिए नवीन नकोर खबर ये है कि नागराज माउंट आबू से रुखसत होने की तैयारी कर रहा है, रत्ना ने मुस्कुराकर कहा। क्या? मैं वाकई ही उछल पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? आज शाम रेस्टोरेंट में 2 आदमी आए थे, रत्ना कहने लगी। मेरी ड्यूटी उन्हीं की मेज पर थी। चाय पीते हुए वो मदम लहजे में बातें कर रहे थे। मैं नागराज का नाम सुनकर चौंकी थी और फिर मैं उस मेज के इर्द गिर्द ही मुंडलाती रही ताकि उनकी बातें सुन सकूं। और वो बातें क्या थी? मैंने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं तफसील नहीं जान सकी, लेकिन उनमें से एक आदमी कह रहा था कि नागराज के चले जाने के बाद वो लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। अब तक वो नागराज की वजह से बचे हुए थे। कोई बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर भी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, मगर अब वो अकेले रह जाएंगे तो एक मामूली कांस्टेबल भी उन्हें सड़क पर नंगा कर देगा। उनमें से किसी को पहचानती हो? मैंने पूछा। मैंने पहली मर्तबा उन्हें देखा था, मगर उनमें से एक ने दूसरे को बच्चू राम के नाम से मुखातिब किया था, रत्ना ने बताया। बच्चू राम? मैंने ज़ेरे लब ये नाम दोहराया, फिर राधा की तरफ देखने लगा। इस नाम के किसी शख्स को जानती हो? मैंने भी ये नाम पहली मर्तबा सुना है, राधा ने जवाब दिया। मालूम करना पड़ेगा, मैंने कहा, और रत्ना से कुरीद कर पूछने लगा, मगर वो मजीद कुछ नहीं बता सकी। मेरे लिए यह मालूम करना जरूरी था कि नागराज कब और कहाँ जा रहा है, मगर कोई बात समझ में नहीं आई थी। और फिर यकीनन मेरे जहन में शक्ति लाल का नाम उभरा। उसके जरिए कोशिश की जा सकती है। उन दोनों का हुलिया क्या था? मैंने रत्ना से पूछा। मेरा मतलब है किस किस्म के आदमी थे? लिबास, शक्लो सूरत, उनका शुमार शुरफा में किया जा सकता है या बस ऐसे ही थे? रत्ना ने जवाब दिया। कोई शरीफ आदमी नागराज के करीब भी नहीं भटकता और ना ही उन्हें पुलिस का कोई खौफ होता है। उन दोनों को तुम जरा ऊंचे दर्जे का बदमाश कह सकते हो। समझ गया, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। नागराज के बारे में ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि वो कब और कहाँ जा रहा है, और ये बात हमें बच्चू राम या उसका साथी ही बता सकेगा। लेकिन बच्चू राम का पता तुम कैसे चलाओगे? राधा ने कहा। उसका पता चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं जा रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी, मगर तुम लोग परेशान मत होना।